हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। 4.1 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, प्लस इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं। ये दो वीडियोस हमने कवर कर ली हैं। ये वीडियो हमने 6 मिनट्स में कंप्लीट करी थी, ये अराउंड 10 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर ली थी। एंड नाउ अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक लेंदी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। इसको एक बार समझ लिया तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल आपके पास इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग अगर कोई करके दे अच्छी तरीके से तो आपका वर्क और ही आसान हो जाएगा। तो आई एम हियर टू कंक्लूड ऑल द एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। Let us take an example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. जब एक जीन की स्टडी करेंगे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेंगे। इट्स क्लियर टू यू? हाँ, जब भी हम एक जीन की स्टडी करते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, एक जीन की स्टडी कर रहे हैं। जीन क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है जीन। जीन क्या करती है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेती है। प्लस मेंडल वेयर ही क्रॉस्ड टॉल और ड्वार्फ। हम सिर्फ टॉल और ड्वार्फ हम ये लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। टॉल किसे कहते हैं, ड्वार्फ किसे कहते हैं, डोमिनेंट किसे कहते हैं और रिसेसिव किसे कहते हैं। तो पहला, ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। इस ही जनरेशन को फीलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन कहा जाता है। Mendel observed that all F1 progeny plants were tall like one of its parent, none were dwarf। अब इस चीज़ को हमें कब देखना है कि मतलब मेंडल ने जब क्रॉसिंग कराई थी तो उसमें ये कहा कि इसने टॉल को ड्वार्फ से कराया क्रॉस। ठीक है, टॉल प्लांट लिया। अब इसने ये नहीं कहा प्योर टॉल लेना है, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये प्योर टॉल थे। ठीक है, हाँ, ये ही मानना है हमको। ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स है ना, तो इसलिए टॉल प्लांट को उसने क्रॉस कराया ड्वार्फ से। अब क्रॉस कराने का मतलब ये है कि जब क्रॉस हुआ होगा तो टॉल ड्वार्फ बना, इससे भी क्या बनेगा? टॉल ड्वार्फ बनेगा। इधर से भी क्या बनेगा? टॉल ड्वार्फ बना। एंड एज वेल एज यहाँ से भी क्या बनेगा? टॉल ड्वार्फ बनेगा। बट हमने कहा था फिनोटिपिकली जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो है कि सब के सब टॉल देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक टॉल कैसा एक्सप्रेशन ट्रेट है? टॉल इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। लास्ट वीडियो में हमने डोमिनेंट ट्रेट की डेफिनेशन भी देखी थी, तो इसी चीज़ को हम रिलेट करते हुए कह सकते हैं कि जो टॉल कैरेक्टर है या टॉल ट्रेट है इज अ डोमिनेंट ट्रेट। तो यही लाइन आपकी एनसीईआरटी कहती है। जब मेंडल ने सारे ही F1 की प्रोजेनी को देखा, ये प्रोजेनीज हो गई, F1 की प्रोजेनीज को देखा, उसने पाया कि सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं? टॉल हैं, लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स, एक पेरेंट की तरह। कोई भी इसमें से ड्वार्फ पाया ही नहीं गया। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन। चलिए एक सेकेंड, एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। He made similar observations for the other pairs of the traits। सारे ही पेयर्स किए, जैसे सीड का कलर हो गया, पॉड का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, फ्लावर की पोजीशन हो गई, स्टेम की हाइट हो गई। इन सारी चीज़ों पे इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया। हर बार उसने F1 में क्या पाया? दैट ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दैम। ने रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करने के बाद भी क्या एनालाइज किया कि हर बार एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो पा रहा है F1 जनरेशन में। Mendel then self-pollinated the tall F1 plant. To his surprise, found that in filial 2 generation, some of the offspring were dwarf. The character was not seen in the first generation was now expressed. ये क्या स्टेटमेंट है? क्या बोलना चाहता है ये स्टेटमेंट? हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? ये जो टॉल ड्वार्फ की कंडीशन हमारी आई थी फीलियल 1 जनरेशन में, यही तो बना था फीलियल 1 जनरेशन में। रिजल्ट क्या आया था? यही आया था। इसी की सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब हो गया दोबारा से इसी
प्रोजेनी को इसी प्रोजेनी से क्या कर दिया, सेल्फिंग करा दी, क्रॉस करा दी। तो अब इसके सरप्राइज से क्या इसको रिजल्ट मिलता है, देखो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा इसको। टॉल टॉल हो गया, ये टी स्मॉल टी से क्रॉस किया, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको देखने को मिला कि ये तीनों तो दिखने में सेम है, मतलब टॉल है, बट ये तो एक्सप्रेस हो गया जो पिछली F1 जनरेशन में नहीं आया, वो F2 में तो आ गया। कौन, ड्वार्फ। ड्वार्फ कहीं आया था पहली वाली में, नहीं आया था, तो ड्वार्फ आ गया। इसका मतलब कि क्या मेंडल सही थे, इन्होंने रिपीटेड ये चीज़ चेक करी, दोबारा दोबारा उसके सरप्राइज से चीज़ें सिमिलर आने लगी। ठीक, तो F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था और F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, इसको हमें एनालाइज करना है और ये चीज़ आपको कमेंट में बतानी है। देन हम पढ़ने वाले हैं फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। इसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो दिस इज़ नॉट न्यू टॉपिक फॉर अस। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिनोटाइप फिजिकली जो चीज़ आपको दिख रही है एक प्लांट के अंदर, कि प्लांट टॉल निकला है या ड्वार्फ है, छोटा है या लंबा है, ये चीज़ आप अपनी आँखों से एनालाइज जब कर लेते हो उसको फिनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप जो उसके अंदर की जीन्स का वो है, जीनोटाइप कहलाता है, जो जीन्स में एक्सप्रेशन शो करेगा। तो अब एक चीज़ ये है, हमने F1 जनरेशन देखी, उसमें रिजल्ट यही आया था, चारों बार रिजल्ट यही आया था, है ना। मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया, तो F1 जनरेशन वाला हमने देखा द प्रोपोर्शंस ऑफ द F2 प्लांट्स। F2 प्लांट्स का प्रोपोर्शन देखो, F2 में क्या आया था, टॉल टॉल, एक बार ये आया था, एक बार ये आया था, एक बार ये आया था, है ना, यही कंडीशंस थी। तो इसमें इसने बोला 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर ड्वार्फ। 4 हैं टोटल, रिजल्ट में कितने आए, 4 आए। प्रोबेबिलिटी कितनी है कि डॉर्फ आ जाए, 1 ही की तो प्रोबेबिलिटी है। और 3/4 कैसे थे, टॉल थे, ये सारे के सारे कैसे हैं, टॉल हैं, तो 3 टॉल थे ओवर 4, है ना, वर टॉल। द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप कौन सा था, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending। अब ये कह रहे हैं जो ये टॉल और ड्वार्फ जो मिलकर आए थे, इसने पहली जनरेशन में कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाई, कि ये मिक्स नहीं हुए, क्योंकि ये F2 से हमें पता चल रहा है ये चीज़ कि इन लोगों ने मिक्सिंग नहीं शो करी अपने अंदर, क्योंकि ड्वार्फ इसमें एक्सप्रेस हो चुका है। अगर ड्वार्फ अपने आप को सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है। दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर ईदर टॉल और ड्वार्फ, नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट। ये कह रहा है कि अगर ब्लेंडिंग हुई होती तो ऐसा होता कि एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, तो एक इंटरमीडिएट आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन बिटवीन साइज का कोई आया ही नहीं है, इन बिटवीन हाइट का कोई आया ही नहीं है। इस रिजल्ट से हमें इतना पता चल गया। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड। ये 7 कैरेक्टर्स को इसने स्टडी किया, जिसमें से 14 ट्रेट्स थे टोटल। Only one of the parental traits were expressed in the F1 generation, while at F2 both the traits were expressed। हमने देखा चाहे कम रेशियो में एक्सप्रेस हुआ हो दूसरा ट्रेट, बट एक्सप्रेस तो हुआ, 3:1 की कंडीशन में एक्सप्रेस तो हुआ अपने आप। कैसे, देखो 3:1 कैसे आया, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि ये बार बार देखने से लर्न हो जाता है। ये देखो, ये 1 है और ये तीनों कैसे दिखने में है, 3 का रेशियो सेम रहना, मतलब 3 दिखने में तो सेम है ना, फिनोटाइप इसका तीनों का सेम है, टॉल टॉल टॉल, और ड्वार्फ एक ही है, तो 3:1 का रेशियो आएगा और इसका फिनोटाइप बोलेंगे। द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लैंडिंग एट ईदर F1 स्टेज देख लो या F2 स्टेज में देख लो, कंट्रास्टिंग पेयर्स जो है आपके कोई ब्लैंडिंग शो नहीं कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशंस, एक सेकेंड, based on the observations, Mendel proposed that something was being stably passed down and changed from parent to offspring through gametes.
ओवर सक्सेसिव जनरेशन। उसने बोला, मेंडल ने ये चीज़ सोची, उसने इस चीज़ को सोचा अच्छी तरीके से और इसने एनालाइज करके ये चीज़ निकाली कि कुछ ऐसी एक चीज़ है जो पेरेंट टू प्रोजेनी जा रही है विदाउट एनी चेंजेस, जिसमें म्यूटेशन जैसी चीज़ पाई ही नहीं जा रही है। वो उस चीज़ को नाम देता है मेंडल फैक्टर्स, लेकिन अब हम उसको जीन्स के नेम से जानते हैं। तो फैक्टर्स वॉज गिवन बाई, फैक्टर टर्म किसने दिया? मेंडल ने दिया फैक्टर टर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो कि स्टेबली पास हो जाए उसको उसने फैक्टर्स नाम दिया। अब उसको हम जीन के नाम से जानते हैं। नाउ जीन्स देयरफॉर क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। किस तरीके से चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट ही है जीन। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन। जीन में क्या होता है? जीन एक जगह से दूसरी, मतलब एक प्रोजेनी, एक पेरेंट से प्रोजेनी में जा रही है। सही बात है। तो इसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी तभी तो वो एक्सप्रेस हो रही है। तो इट contain information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Alleles उनको कहते हैं जब जीन्स ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बना लेती हैं, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। हमने माना एक जीन था जो कैरेक्टर किसको जैसे कि हमने माना स्टेम की हाइट, मान लेते हैं एग्जाम्पल स्टेम की हाइट। ये इंफॉर्मेशन कौन कंटेन कर रखा है? जीन। जीन के पास दो ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, किस तरीके से एक्सप्रेस होने के? एक टॉल होने के, एक ड्वार्फ के होने के। इन ऑप्शंस को ही क्या नाम दिया? अलील्स। और स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट है कि एक टॉल है एक ड्वार्फ है। यही कहा गया जीन एक इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे कि हमने मान लिया इंफॉर्मेशन है स्टेम की हाइट, उसके पास भी दो ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करे। टॉल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, ड्वार्फ के फॉर्म में भी। तो टॉल और ड्वार्फ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है एज वेल एज डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं। ठीक है, स्लाइटली डिफर भी कर रहे हैं अपने आप में, इसी को एलील बोला गया। इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन कैपिटल लेटर, हम मानते हैं हमेशा कि कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर trait expressed in the F1 stage, मतलब dominant, and the smaller alphabet for the other trait. For example, in case of the character tall height is used to express tall trait. ये dominant के बारे में बता रहा है. And for small t, dwarf and small t and t are क्या है? Alleles हैं, एक दूसरे के alleles हैं, contrasting pairs हैं, एक दूसरे के alternative pairs हैं. Hence, in plants, pair of alleles for height would be capital tall, मतलब capital T, small t, capital T, small t, है ना. पेयर ऑफ एलील्स ये हो सकते हैं. मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी पेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर अ हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस. कैपिटल टी भी हो सकते हैं, स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली. होमोजाइगस फॉर्म भी हो सकता है एलील का, आइडेंटिकल फॉर्म भी हो सकता है. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी are called as the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are called as the phenotype. ठीक है, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये इसका जीनोटाइप है, बट ये कैसा दिखाई दे रहा है? कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, मतलब ये टॉल दिखाई दे रहा है, ये इसका फिनोटाइप है. व्हाट वुड बी द फिनोटाइप? जिसका जीनोटाइप ये हो. अगर जीनोटाइप हमें दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा, है ना. डोमिनेंट है ये इसलिए. एस मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेट्रोजाइगोट मतलब टू डिफरेंट फॉर्म्स टू बी एग्जैक्टली लाइक द, दिखने में तो दोनों सेम थे ना, इन
appearance, ये भी tall था, ये भी tall था. He proposed that in a pair of dissimilar factors, जो dominant होगा, जो dominate करेगा दूसरे के ऊपर, मतलब इनमें से जो dominant trait होगा, कैपिटल T स्मॉल t, है ना, और एक केस यही है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ओवर दिस, इसी को डोमिनेंट फैक्टर बोलेंगे. एंड द अदर वन इज द रिसेसिव. ठीक है, इन दिस केस कैपिटल T टॉलनेस मतलब जो कि डोमिनेंट है किसके, स्मॉल t के ऊपर. ओके, he observed that identical behavior for all the other characters, traits, pairs that he studied. It is convenient and logical to use the capital and lower case of the alphabetical order to remember the concept of dominance and recessiveness. Do not use capital T for tall and स्मॉल d फॉर dwarf. नहीं, कैपिटल T टॉल के लिए होगा, स्मॉल t dwarf के लिए होगा, बिकॉज यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर कि ये जो दो अलील्स हैं ये सेम कैरेक्टर या सेम जीन के हैं या नहीं, ये चीज़ में हमें डिफ़िकल्टी होने लगेगी. इसलिए हमने सेम कैरेक्टर के लिए कैपिटल T और स्मॉल t यूज़ किया है. अलील्स कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स. होमोजाइगोट्स के केस में कैसा रहेगा, अलील सेम रहेगा और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकता है, एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगोट. सिंस जो कैपिटल T और स्मॉल t है ये एक हेट्रोजाइगोट का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी अलग दिखने में है इसके और ये भी अलग है. तो हेट्रोजाइगस है फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट. इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल T एंड स्मॉल t में अगर हम क्रॉस कराते हैं इट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, from the observation that recessive parent trait is expressed without any blending in the F2 generation, हमने ये चीज़ देखी. We can infer that when जो tall and dwarf plant हैं produce gametes by the process of meiosis. हमें तो पता ही है meiosis के process से ही क्या होता है, gametes का production होता है. The alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. कहना क्या चाहता है, statement क्या कहना चाहता है, is that कि स्टेटमेंट सिर्फ हमें ये बताने में लगा हुआ है कि ब्लैंडिंग जो है नहीं हो रही है, इंटरमीडिएट जैसी चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही है. किसके अंदर, गार्डन पी के अंदर. गार्डन पी के अंदर ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को मिल नहीं रही है. दूसरी बात इन लोगों ने ये बोली कि मियोसिस के ज़रिए आपका हो जाता है गेमेट्स का फॉर्मेशन, और गेमेट्स होते हैं हैप्लॉइड, है ना. अगर हैप्लॉइड गेमीट है तो इसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर, एक जीन गया होगा, एक मतलब एक ट्रेट गया होगा, या तो टॉल गया होगा या फिर स्मॉल t गया होगा, ड्वार्फ. तो कोई एक ही चीज़ आपके हैप्लॉइड वाले चीज़ में जाएगी, एक ही ट्रेट जाएगा. वही बात इसने यहाँ NCERT की लाइंस में लिखी है, देख लेते हैं. ये अपने आप को अलग अलग कर लेते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू द गेमीट. दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स एक रैंडम प्रोसेस है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, दैट दिस इज अ रैंडम प्रोसेस, दैट दिस इज अ रैंडम प्रोसेस, अ रैंडम प्रोसेस. सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गेमीट कंटेनिंग ईदर ऑफ द एलील. रैंडम प्रोसेस है तो 50% चांसेस इसके हैं कि कैपिटल T चला जाए, 50% चांसेस है कि स्मॉल t चला जाए. ठीक है, as has been verified by the results of crossing. in this way जो गेमेट्स हैं कैपिटल T यानी कि टॉल प्लांट के हैव द एलील कैपिटल T, और जो ड्वार्फ प्लांट्स के हैं उसका गेमेट होगा स्मॉल t. ऑब्वियस है ये तो. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स कैपिटल T फ्रॉम वन पेरेंट से थ्रू पॉलन एंड स्मॉल t फ्रॉम अदर पेरेंट, हमने मान लिया, देन थ्रू द एग आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट. हमें पता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है. एक हमने पॉलन से मिला और हमने माना कि ये जो पॉलन से मिला है हमें गेमेट, है ना, ये कैपिटल T मिला है, और हमने मान लिया जो हमें फीमेल से मिला है इज स्मॉल t, है ना. देन मान लेते हैं स्मॉल t मिला था. जब जाइगोट बनेगा तो कैपिटल T इधर आ जाएगा, स्मॉल t इधर आ जाएगा. मतलब हमें जाइगोट के अंदर दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं, दोनों पेयर देखने को मिल रहे हैं. इसमें ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो हाइब्रिड अब जाइगोट में बना है वो कैपिटल T स्मॉल t बना है. तो सिंस दीज हाइब्रिड कंटेन अलील्स विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब हेट्रोजाइगस हो गई है,
है ना। द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टैंड बाय पुनेट स्क्वायर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स, पुनेट स्क्वायर। इनका पूरा नाम क्या था, इसको डेवलप किया था ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, रेजिनाल्ड सी पुनेट इनका नाम है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन भी है, दैट ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं एक ऑफस्प्रिंग में जब हम उसका जेनेटिकली क्रॉस कराते हैं। The possible gametes are written on the two sides। एक डिब्बा बनाते हैं हम, इस डिब्बे में क्या करते हैं हम, एक तरफ पॉसिबल गेमेट्स हम लिख लेते हैं, उसका क्रॉस करते चले जाते हैं। एक हम एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, ठीक है। ऑल द पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस हम बना लेते हैं विच जनरेट्स स्क्वायर आउटपुट फॉर्म। पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल कैपिटल टी मेल एंड डॉर्फ, हमने मान लिया है ये चीज़ कंडीशन, ठीक है। द गेमेट्स प्रोड्यूस्ड बाई देम एंड ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपको हम पुनेट स्क्वायर में दिखाते हैं, ठीक है। ये है हमारा पुनेट स्क्वायर, कहाँ है, ये है हमारा पुनेट स्क्वायर, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में क्या कह रहे हैं हम, साइड में पेरेंटल को लिख लेते हैं, मतलब गेमेट्स लिख लेते हैं। हमने माना गेमेट्स थे हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस किया, इस पे लगा दिया, इसका क्रॉस किया, इस पे लिख दिया, इसका और इस वाले का क्रॉस किया, देन इसका और इसका क्रॉस किया। यहाँ से हमें एक स्क्वायर सा बॉक्स मिलता है, इसी को हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ये हमने F1 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर देखा है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन के ग्रेन्स से, मान लो कैपिटल टी आया, तो ये 50% चांसेस हैं टू पॉलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी, और हो सकता है कैपिटल टी आया मेल, ठीक है। तो इसके पास चांसेस क्या हैं, ये किसके साथ हो जाए क्या नाम है, एग को पॉलिनेट कर ले, हो सकता है ये कैपिटल टी के साथ कर ले या स्मॉल टी के साथ कर ले। तो ये 50% चांसेस रखता है कि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, 50% चांसेस इसके लिए, 50% चांसेस इसके लिए कि कैपिटल टी से हो जाए या फिर स्मॉल टी से हो जाए। ऑल्सो पॉलन ग्रेन्स ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी हैव 50% चांसेस कि पॉलिनेट कर दें एग को कैपिटल टी जीनोटाइप से या फिर स्मॉल टी जीनोटाइप से। एज अ रिजल्ट ये रैंडम फर्टिलाइजेशन है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही रैंडम है, यू कैन से लाइक दैट, ठीक है। द रिजल्टेंट जाइगोट्स कैन बी जीनोटाइप्स कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। अब ये F2 जनरेशन के लिए आ गया है ना, F2 जनरेशन में यही तो मिला था हमें, ये मिला था, है ना, जिसमें से 1/4 तो सिर्फ स्मॉल टी मिला था, है ना। 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार मिला तो 1/2 इसको लिख सकते हैं, तो वही इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है, समझाना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे कहा है एक्सटर्नली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट्स विद जीनोटाइप्स। हम बाहर से तो ये नहीं डिफाइन कर सकते ना, ये वाला प्लांट ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, तो बाहर से हम नहीं बता सकते, डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। हेंस विद इन जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस्ड, हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी और टॉल इज सेट टू डोमिनेट। इन्होंने दोबारा से वही बात रिपीट कर दी, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, वही बात इन लोगों ने बताई है हमको। फिर यहाँ पे इस रेशियो को लिखना सिखाया है, क्या हमने कहा 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1/4 आ रहा था हमारा आंसर, है ना। हमने कहा इसको ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए, होल नंबर के रेशियो में लाने के लिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1:2:1 आ गया। तो हमने देखा था फिनोटाइप आ रहा था 3:1, ये था फिनोटाइप। इससे हम फिनोटाइप तो हमने पहचान लिया क्या है, जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:1 इज द जीनोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगेन किसका है ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप था F2 जनरेशन का, ठीक है। इसी को हम इस फॉर्मूल बाइनोमियल एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं, ax + by का होल स्क्वायर। कैसे, ये हमारा रेशियो था,
ये हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ से हमें मिलने क्या वाला है, यही रेशियो मिलने वाला है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मेंडल ने हमें पता है सेल्फ पॉलिनेशन किया था F2 के जनरेशन को लाने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही F2 के प्लांट्स का दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इसी वजह से इनको F3 F4 जनरेशन भी मिली। इन्होंने कंक्लूड किया कि जीनोटाइप ड्वार्फ का होमोजाइगस था। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में ही ड्वार्फनेस क्या है, एक्सप्रेस हो सकती है। फ्रॉम the preceding paragraphs it is clear that though genotype ratios can be calculated using mathematical probability, जो आपने 10th में भी पढ़ी है, इस probability से आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका कितना क्या रेशियो मिल रहा है किसका। ठीक है, it is not possible to know the genotypic composition, जो हम phenotypic composition को देख सकते हैं अपने, wait a minute, that is for example whether a tall plant from F1 or F2 composition cannot be predicted phenotypically, it can only be predicted, इसकी composition क्या रही होगी ये चीज़ हम genotypically देख पाएंगे। सही बात है, yes, therefore to determine genotype हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट क्रॉस का यूज़ करना पड़ता है। अब टेस्ट क्रॉस एक टॉपिक के अंदर आता है बैक क्रॉस के अंदर। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेनी को ले लिया हमने जिसका हमें जीनोटाइप जानना है, उसको उसके पेरेंट से क्रॉस करा दिया, पेरेंट से प्रोजेनी को क्रॉस करा दिया, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, टेस्ट क्रॉस हो सकता है और आउट क्रॉस हो सकता है। आउट क्रॉस का मतलब है कि डोमिनेंट के साथ करा दिया, और टेस्ट का मतलब है रिसेसिव। और वन ऑफ द बेस्ट टाइप टू डिटरमाइन जीनोटाइप इज टू डू अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, इसलिए हमारी एनसीईआरटी भी टेस्ट क्रॉस को समझाती है। मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 with the dwarf plant called as test cross. In a typical test cross, an organism P plant here showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined. यहाँ हमें बताया जा रहा है in a typical test cross एक organism को लिया जाता है showing a dominant phenotype and is crossed with the recessive parent instead of self crossing. सेल्फ क्रॉस की जगह हम क्या करते हैं, एक डोमिनेंट फिनोटाइप का ले लेते हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रोजेनी को हमें कराना है वो ले लेते हैं, और एक रिसेसिव क्या ले लेते हैं, पेरेंट ले लेते हैं। सेल्फिंग नहीं कराते, क्रॉसिंग करा देते हैं फिर इसकी। द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन बी इजीली एनालाइज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। हमें जिस ऑर्गेनिजम्स का जीनोटाइप चाहिए रहता है उनके लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। फिगर 4.5 shows the results of the typical test cross, जहाँ पे आपने वायलेट का डोमिनेंट जो होता है वाइट, जो कलर फ्लावर होता है स्मॉल v का, आपने क्रॉस कराया है। देखो ये पूरा फिगर हम एक साथ एनालाइज कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, ये देखो हमने माना, इधर लगा, हमने माना डोमिनेंट फिनोटाइप हमने लिया जिसका हमने माना कि जीनोटाइप हमें नहीं पता। एक बार हमने इसका फुल डोमिनेंट वर्जन लिया, मतलब कैपिटल W लिया वायलेट, कैपिटल W स्मॉल w हुआ। इसमें भी ये फिनोटाइप तो हमें पता ही चल रहे हैं, दोनों के दोनों ही वायलेट कलर के नज़र आएंगे, बट हमने एक बार इसको लिया और एक बार होमोजाइगस रिसेसिव लिया और होमोजाइगस रिसेसिव इसमें भी लिया। इस केस में हमें सबका ये पोर्शन दिखाई दिया कि सब वायलेट हैं, बट जब हमने दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन विद होमोजाइगस लिया तब हमें देखने को मिला कि आधे कैसे हैं, वायलेट देखने को मिल रहे हैं, आधे वाइट। यहाँ से हमें पता चल गया कि फ्लावर कैसा है, हेट्रोजाइगस है, जो कि हमें पता था पहले से, हमने अज्यूम करके चला था। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस फ्लावर है, ये वाला फ्लावर, और यहाँ हमें पता चल गया सब वायलेट कलर के हैं, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन का फ्लावर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी आता है। इस मोनोहाइब्रिड की चीज़ों को देख करके, ऑब्जर्वेशन को देख करके जनरल रूल्स बनाए, जिसको बोला गया मोनोहाइब्रिड के रूल्स के लिए बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर आए 2 लॉज मेंडल के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।